हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। तो आज हम आपको बताएंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एक कॉमन क्रोनिक पेल्विक डिसीज़ एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है या कैसे एक महिला की रिप्रोडक्टिव लाइफ को अफेक्ट करती है और इसे कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में आज आपसे बात करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि एंडोमेट्रियम क्या होता है। तो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस, यानी कि जो बच्चेदानी की सबसे इनर लेयर होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। यह जो एंडोमेट्रियम होती है ये हर महीने प्रिपेयर होती है, ग्रो करती है, और अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी हो जाती है तो यही वह साइट होती है जहाँ पर भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट करता है और ग्रो करता है, आगे एक बेबी में तैयार होता है। परंतु अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यह एंडोमेट्रियम पीरियड्स के साथ बाहर आ जाती है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके रूप में हम जानते हैं। तो एंडोमेट्रियम नॉर्मली प्रोसेस क्या होती है कि एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ बाहर जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होती है वो शेड हो जाती हैं। परंतु कभी कभी ये जो एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स होते हैं ये यूट्रस में ना होकर यूट्रस के बाहर आ जाते हैं, तो उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब ये एंडोमेट्रियोसिस कहाँ कहाँ हो सकती है, ये इम्प्लांट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो जो सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है एंडोमेट्रियोसिस की वो होती है ओवरीज यानी कि अंडेदानी, और इस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोमा या फिर सिंपल लैंग्वेज में चॉकलेट सिस्ट के रूप में भी जानते हैं। अदर साइट्स एंडोमेट्रियोसिस की कहाँ हो सकती हैं? ये हो सकती हैं फैलोपियन ट्यूब्स हो सकती है, यूट्रस की पिछली वॉल जैसे कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस कहते हैं वहाँ हो सकती है, यूट्रस और आंतों के बीच में जो स्पेस होता है जिसे पाउच ऑफ डगलस कहते हैं ये वहाँ भी इन्वॉल्व हो सकती है, पेल्विक वॉल पे हो सकती है, यूट्रस की जो लेयर होती है मसल लेयर जिसे मायोमेट्रियम कहा जाता है उसका वहाँ भी ये एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स हो सकते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में पेल्विक कैविटी से बाहर भी एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स हो जाते हैं, जैसे कि किसी महिला का अगर पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है उस सिजेरियन जो स्कार होता है उसके प्लेस पे भी हो सकती है, जैसे कि स्कार एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। कभी कभी आंतों में यानी कि महिला के इंटेस्टाइन को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो एंडोमेट्रियोसिस की कई साइट्स हो सकती हैं। तो अब बात ये आती है ये एंडोमेट्रियोसिस कैसे होती है। जैसे जब हम अपने पेशेंट से डिस्कस करते हैं तो वे जानना चाहते हैं कि इसके क्या कारण रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एंडोमेट्रियोसिस कैसे होती है, इसके कई सारे कारण हैं, कई सारी थ्योरीज दी गई हैं। एक कॉमन थ्योरीज होती है जिसे हम रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिससे हम एंडोमेट्रियोसिस के कारण को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो जो ब्लड होता है वो यूट्रस से बाहर आ जाता है वजाइना के थ्रू, परंतु एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में यह यूट्राइन जो ब्लड होता है एंडोमेट्रियल ब्लड होता है उसके साथ साथ जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होती हैं, एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, वो जो डिपॉजिट्स के रूप में जमा हो जाता है वो बाहर नहीं आ पाता है और धीरे धीरे ये डिपॉजिट्स वहाँ पर जमा होते रहते हैं। और क्योंकि ये एंडोमेट्रियोसिस एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है यानी कि धीरे धीरे ये डिसीज़ बढ़ती जाती है, तो जो भी मेंस्ट्रुएशन के टाइम हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनसे अफेक्ट होके ये स्लोली ये डिपॉजिट्स भी धीरे धीरे वहाँ पर ग्रो करते जाते हैं। तो रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन में ये ब्लड फॉरवर्ड ना आके बैकवर्ड फ्लो में चला जाता है और जहाँ जहाँ ये ब्लड जाता है वहाँ पर ये एंडोमेट्रियम डिपॉजिट्स होते जाते हैं। अब ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो एंडोमेट्रियोसिस को बढ़ा सकते हैं? तो देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक ईस्ट्रोजन हार्मोन डिपेंडेंट कंडीशन है। तो ऐसी महिलाएं जिनमें ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, एक्सेस में होता है, जैसे कि अगर किसी महिला का जो मेंसेस है वो कम एज में स्टार्ट हो गया है, परंतु जो मेंसेस का बंद होना जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं वो लेट जाके अचीव होता है, यानी कि अर्ली पीरियड्स आना और लेट मेनोपॉज होना, यानी कि ईस्ट्रोजन एक्सपोजर का समय काफ़ी लंबा है, तो ऐसी महिलाएं रिस्क पर होती हैं एंडोमेट्रियोसिस की। दूसरी कंडीशन ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे नहीं हैं, जो इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रही हैं, वहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस का रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ केसेस में फैमिलियल हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर्स हो सकती है, यानी कि अगर किसी फीमेल की मदर को ये हिस्ट्री रही है या सिस्टर को हिस्ट्री रही है तो उनके केस में एंडोमेट्रियोसिस का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गया कि एंडोमेट्रियोसिस कैसे हो सकती है। अब बात ये आती है कि एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि मोस्टली हमारे पास मरीज़ क्या क्या समस्या लेके आते हैं। तो देखिए, एंडोमेट्रियोसिस का सबसे जो कॉमन सिम्टम होता है वो होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जिसे डिस्मेनोरिया कहा जाता है,
यानी कि पीरियड्स के दौरान अत्यधिक पेन का होना। नॉर्मली देखिए पीरियड्स पेनफुल होते हैं, अधिकतर महिलाओं में होते हैं, परंतु एंडोमेट्रियोसिस का जो पेन होता है वो कई बार सिवियर फॉर्म में होता है, जिसे हम सिवियर डिस्मेनोरिया कहते हैं। और कभी कभी कुछ महिलाओं में यह पेन बिना दवाइयों के ठीक नहीं होता, या तो उन्हें टैबलेट से और कभी कभी रियरली इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं पेन किलर्स के, तब जाके ये पेन सबसाइड होता है। तो ये तो एक कॉमन सिम्टम हो गया। सेकंड जो सिम्टम होता है वो होता है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जिसे हम डिस्पेरिनिया कहते हैं। तो यह भी एक एंडोमेट्रियोसिस का सिम्टम हो सकता है। कुछ केसेस में एंडोमेट्रियोसिस जब कभी आंतों को इन्वॉल्व करती है या फिर यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली को इन्वॉल्व करती है, तो कभी कभी रेयरली ऐसे पेशेंट मोशन पास करते समय या यूरिन पास करते समय पेन की कंप्लेन भी करते हैं। कुछ पेशेंट्स में पीरियड्स का हैवी आना यानी कि जिसे मेनोरेजिया बोला जाता है, यह भी एक सिम्टम एंडोमेट्रियोसिस का हो सकता है। कुछ कंडीशंस में एंडोमेट्रियोसिस का कोई सिम्टम नहीं होता और यह डायग्नोस होती है जब कोई महिला इनफर्टिलिटी के लिए डॉक्टर को विजिट करती है और उन टेस्ट के दौरान एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम का पता चलता है। तो ये हुए एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स। अब हम ये जो मरीज़ जानना चाहते हैं कि हम एंडोमेट्रियोसिस को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो देखिए एंडोमेट्रियोसिस का कोई ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं होता जिससे हम एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करें। तो सबसे पहला इसका डायग्नोसिस होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई महिला डिस्मेनोरिया, डिस्पेरिनिया इस तरह की हिस्ट्री के साथ आती है तो वो डॉक्टर को एक सस्पिशन देता है कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो सकती है। कुछ टेस्ट जैसे कि सोनोग्राफी में नॉर्मली एंडोमेट्रियोसिस के इम्प्लांट्स दिखाई नहीं देते हैं, परंतु कुछ साइंस होते हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महिला को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली अगर ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट हैं जिन्हें एंडोमेट्रियोमास कहते हैं, वो सोनोग्राफी पे डायग्नोस हो जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की जो मेन डायग्नोसिस होती है वो इस्टेब्लिश होती है लेप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन के माध्यम से। इस कंडीशन में जब हम दूरबीन डालते हैं मरीज़ के, दूरबीन का ऑपरेशन किया जाता है, तब हम एग्जैक्टली एंडोमेट्रियोसिस की जो साइट्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यह भी पता कर सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस किस सीवियरिटी की है, यानी कि कहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स एंडोमेट्रियोसिस से इन्वॉल्व हुए हैं। तो अब फ्रेंड्स बात आती है कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो देखिए एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जो महिला हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम के साथ आई है उसकी प्रायोरिटी क्या है। यानी कि ये महिला पेन से परेशान है, अनमैरिड फीमेल एडोलेसेंट्स गर्ल्स भी आती हैं जो एंडोमेट्रियोसिस से जूझ रही हैं, तो उनके केस में जो मेन हमारा ट्रीटमेंट होता है फोकस वो होता है पेन रिलीव करने में। सेकंड, अगर कोई महिला एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रही है तो वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट उनके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना पड़ता है। तो इनफर्टिलिटी और एंडोमेट्रियोसिस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ये हम एक अलग वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर हम नॉन इनफर्टिलिटी यानी कि जो महिलाओं को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, उनका कंसर्न नहीं है, उनके बारे में बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट डिसाइड करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि एंडोमेट्रियोसिस की सीवियरिटी क्या है, यानी कि महिला को किस तरह के सिम्टम्स है। अगर एंडोमेट्रियोसिस की सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है तो कई बार मेडिकल मैनेजमेंट से भी एंडोमेट्रियोसिस को ठीक किया जा सकता है, परंतु जो ज़्यादा सीवियर केसेस हैं या फिर ओवरीज में एंडोमेट्रियोमा है, चॉकलेट सिस्ट बन गई है जिसका साइज़ भी बड़ा हो गया है, जो महिला के पेन का कारण बनती है, या फिर उस साइज़ के बड़े होने से आगे भी कई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हमें कभी कभी लेप्रोस्कोपी द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा भी एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है, उसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इस विषय से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज हो आप हमसे इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप आगे की अपडेट्स के लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।